दोपहरी तक कुछ गुनगुनी रहने के बाद अब शाम फिर से थोड़ी सी ठंडी होने लगी और फरवरी के जाते हुए इस मौसम में अभी एक बार फिर स्वेटर पहनने की इच्छा होने लगी। अपने सफ़ेद एप्रन और नर्स यूनिफॉर्म में सजी धजी स्नेहा अपना बैग हाथ में थामे नर्सिंग कॉलेज से बाहर निकली। जैसा कि उसे अंदाज़ा था, अजीत मोटरसाइकिल लिए हुए पीपल के पेड़ के नीचे मोबाइल हाथ में लिए उसी का इंतज़ार कर रहा था। स्नेहा बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। छोटे से कस्बे से इस महानगर में आकर पढ़ने पर उसने देखा था अक्सर उसकी सहेलियां लड़कों के साथ खुलकर एंजॉय करते हैं। पहले तो उसे इस सब में बड़ी शर्म और लज्जा महसूस होती थी, पर उस रोज़ जब नर्सिंग कॉलेज से बाहर निकलकर वह जब तेज़ी से भागते हुए हॉस्टल जाने वाली सिटी बस पकड़ने जा रही थी कि रोड के साइड से मोटरसाइकिल जाता हुआ अजीत अचानक ही उससे टकरा गया। अजीत की मोटरसाइकिल से स्नेहा को थोड़ी चोट तो लगी और वह नीचे भी गिर गई, पर अजीत ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए एक सच्चे हमदर्द की तरह उठा लिया। उसकी आंखों में इस एक्सीडेंट से घायल स्नेहा के लिए चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। सौभाग्य से स्नेहा को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। अजीत उसे तुरंत ही नर्सिंग कॉलेज में लेकर पहुंचा और वहां पर उस पर मलहम पट्टी कर दी गई। अजीत ने यद्यपि उसकी गलती नहीं थी, तब भी सच्चे हृदय से उससे माफ़ी मांगी। उसकी सादगी पर स्नेहा मर मिटी। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच में बातों का सिलसिला चालू हो गया। स्नेहा अक्सर जब भी बाहर आती तो वह महसूस करती कि अजीत उसका इंतज़ार कर रहा है। काला चश्मा लगाए, सुनहरे बालों वाला, गोरा चिट्टा, 6 फीट ऊंचा, कसरती शरीर का मालिक अजीत एक ऐसा लड़का था जो देखने में ग्रीक सुंदरी क्लियोपेट्रा का एंटोनियो नज़र आता था, जिसको देखकर शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जो उस पर मर ना मिटे। महानगर के खुले वातावरण में स्नेहा भी अन्य लड़कियों की तरह अजीत के रंग में रंग गई। वह अक्सर उसकी बाइक पर छुट्टी के बाद बैठ जाती और अजीत उसे 10 से 20 किलोमीटर की लंबी ड्राइव पर अपने साथ ले जाता। अजीत की मनभावन बातों से, उसके चुटकुलों से और उसकी अदाओं से स्नेहा इस हद तक प्रभावित हो गई थी कि वह सच्चे हृदय से अजीत को प्यार करने लगी थी। अजीत अक्सर उसे कभी कॉफ़ी शॉप पर ले जाता तो कभी किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर उसके मनपसंद का नाश्ता वगैरह करा देता। उस रोज़ शुक्रवार था। स्नेहा अपने हॉस्टल से नर्सिंग कॉलेज के लिए निकली तो थी, पर अनजाने में ही वह थोड़ी लेट हो गई। गेट पर प्रिंसिपल नर्स लेट आने वाली लड़कियों पर तेज़ी से गुस्सा हो रही थी। शायद उस रोज़ उनके कॉलेज में कोई इंस्पेक्शन टीम आ रही थी। स्नेहा ने प्रिंसिपल से डांट खाने की जगह यही उचित समझा कि वह चुपचाप वापस हॉस्टल की तरफ लौट जाए, पर तभी उसने देखा अजीत काला चश्मा लगाए अपनी जुल्फों को लहराता हुआ मोटरसाइकिल पर एकदम उसके पास आकर रुका और स्नेहा ने बिना उससे कोई बात किए चुपचाप उसकी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर अपनी जगह बना ली और बोली, आज कॉलेज जाने का मूड नहीं है, चलो कहीं घूम कर आते हैं। आज पूरा दिन सिर्फ मस्ती करेंगे। अजीत की तो मानो बाँछें खिल गईं। उसने जैसे मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाकर एक तेज़ ब्रेक लगाया। स्नेहा के नरम मुलायम शरीर का सारा अगला हिस्सा अजीत की पीठ पर मानो चिपक ही गया। उसकी गुदगुदाहट और गर्माहट को महसूस करके अजीत सिहर उठा और बेसुध सी होती हुई स्नेहा ने अपने दोनों बाजू फैलाकर अपने पूरे शरीर को अजीत के कंधों के इर्द गिर्द बुरी तरह से अपने आप को जकड़ लिया। 30 फीट गहरी चट्टानों के बीच नदी कलकल कलकल करके बह रही थी। अजीत उसे लेकर नदी के किनारे चला गया। नदी के दोनों तरफ के किनारों की चट्टानों के पत्थर प्राकृतिक रूप से कुछ इस तरह का कट लिए हुए थे कि उनके बीच में बैठने पर आसपास के लोग प्रेमी युगल को देख नहीं पाते थे। अजीत स्नेहा को चट्टानों के बीच की उसी जगह पर ले गया। इतनी देर तक बेखुदी में स्नेहा अजीत की पीठ को कुछ इस तरह कसकर पकड़ी हुई थी, उसके और अजीत के शरीर के बीच में 1 इंच की भी जगह नहीं थी और यही गर्माहट सरूर बनकर उसे बेसुध किए दे रही थी। इससे पहले कभी भी वह किसी मर्द के शरीर के इतने पास नहीं रही थी। इसी कारण आज के इस एकांत और शांत वातावरण में उसके ऊपर मादकता सवार हो गई थी। वह अजीत का हाथ पकड़े हुए थी
और अजीत का एक हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था और हौले हौले उसके कटी प्रदेश को अपनी उंगलियों से सहला रहा था। अजीत अपना गाल स्नेहा के गाल से रगड़ते हुए बोला, मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ स्नेहा। मैं नहीं जानता ये मुझे क्या हो गया है। स्नेहा भी अजीत के कंधे से अपना सर टिकाते हुए बोली, मैं भी तुम्हारे बारे में तो सोचती रहती हूँ। मैं जब भी कॉलेज को निकलती हूँ तो मुझे लगता है फिर तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होगे। सच में मेरा पढ़ाई में अब कम मन लगने लगा है और हर समय बस तुम्हारा ख्याल मन में बसा रहता है। अजीत और स्नेहा चलते चलते उसी बड़ी चट्टान के पास पहुँच गए जहाँ एक गुफानुमा पत्थरों की कटान थी। वहाँ जाकर वह दोनों बैठ गए। अजीत ने धीरे से स्नेहा को इस तरह से अपनी बाहों में लिया कि उसका सर अजीत की गोदी में आ गया। अजीत उसके बालों को अपनी उंगलियों से चलाता हुआ सहलाता हुआ बोला, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। अजीत की गोद में सिर रखे अनीता ने हौले से अपनी पलकें बंद कर लीं और बोली, मैं भी सच में तुम्हारे प्यार में पागल ही हो गई हूँ। मुझे लगने लगा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अजीत ने झुककर उसके माथे पर अपने होंठ चिपका दिए। आंखें बंद किए हुए स्वप्नलोक में विचरती हुई स्नेहा ने अपने होंठ अजीत के होंठ की तरफ बढ़ाकर मानो अजीत को खुला आमंत्रण दे दिया और अजीत ने उसका सिर उठाकर उसके होंठों को अपने होंठों से चिपका लिया। अब दोनों पागलपंती रथ पर सवार थे और एक दूसरे को अपनी बाजुओं में समेटे हुए सारी सीमाओं को आज ही तय करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। अजीत ने अपना मोबाइल निकाला और उसे वीडियो मोड पर रखकर चट्टान से इस तरह से हटाकर रख दिया ताकि उन दोनों के प्यार की वीडियो बनती रहे। आधे घंटे बाद जब वह वासना के जोर से मुक्त हुए तो अजीत ने अपना मोबाइल उठाकर अपनी जेब में रख लिया। मोटरसाइकिल पर वापस घर आते समय स्नेहा ने कहा, अजीत, आज भावनाओं में बहकर हमने जो कुछ कर लिया वह ठीक नहीं था। अब आज के बाद हम लोग यह सिर्फ विवाह के बाद ही मिलेंगे। रास्ते में वह दोनों एक कैंटीन में नाश्ते के लिए रुके। तभी वहाँ पर 4 मुस्लिम लड़के और उनके साथ कुछ महिलाएं भी कैंटीन में आए और अजीत को देखकर महिला ने बोला, वालेकुम अस्सलाम अनीस भाई, कैसे हो मियाँ? कहाँ हो आजकल, दिखते नहीं हो? और अम्मी जान कैसी हैं? अब्बू का धंधा कैसा चल रहा है? अजीत ने भी मुस्कुराकर सलाम के स्टाइल में सर की तरफ लहराकर कहा, वालेकुम अस्सलाम खाला, अल्लाह के फजल से सब ठीक चल रहा है। अब्बू का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा है। अम्मी और भाईजान सब खैरियत से हैं। आपको याद करते हैं। आप घर कब आ रहे हैं? यह सब सुनकर स्नेहा की पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। उसने बोला, अजीत, तो क्या तुम हिंदू नहीं हो? हंसते हुए अजीत बोला, क्या फ़र्क पड़ता है स्नेहा बेगम, मेरा नाम अजीत नहीं अनीस है और मैं मुस्लिम हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे निकाह भी करना चाहता हूँ। स्नेहा को अब हकीकत पता चल गई कि वह लफ्ज़ियात की शिकार हो चुकी है। इसलिए स्नेहा ने अपना बाजू अनीस के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, खबरदार, आज के बाद मुझसे तुम कभी मत मिलना। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। जल्लाद की तरह मुस्कुराते हुए अनीस ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे पास तुमने जो रंगरलियाँ मनाई हैं उसकी की पूरी फिल्म बनी है मेरे पास। लो, एक सैंपल मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। अनीस ने वीडियो की एक क्लिप काटकर स्नेहा की मोबाइल पर भेज दी और बोला, मैंने फिल्म का ट्रेलर तुम्हें भेज दिया। पूरी फिल्म यदि तुमने मुझसे ज़रा भी नानू की तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा और चुपचाप आज शाम को फिर मेरे घर आ जाना आधे घंटे के लिए। मुझे जब तक खुश रखोगी तुम्हारा वीडियो आउट नहीं होगा। वीडियो देखकर नेहा के होश उड़ गए। उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि जिसे मैं प्यार करती थी वह उसके साथ ऐसी घिनौनी और ऊँची हरकत करेगा। मजबूर स्नेहा शाम को फिर अनीस के घर जा पहुँची और रोते हुए मुंह लटकाए वापस आ गई। उसके मन में आज घोर अपमान और वितृष्णा की आग जल रही थी। परिस्थितियों से बुरी तरह से हारी हुई स्नेहा के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका भयंकर मानसिक दर्द चलता रहता था। उसमें धीरे धीरे जीने की चाह खत्म होती जा रही थी। हार थककर एक दिन आत्महत्या करने के हिसाब से स्नेहा उसी गहरी नदी की ओर चल दी जहाँ पर वह अनीस की प्रेम कहानी के जाल में फंसी थी
और जहाँ पर उसका वीडियो बनाया गया था। वहाँ पहुंचकर उसने नीचे बहती हुई गहरी नदी की ओर देखा और आंखें बंद करके वह कूदने ही जा रही थी कि पीछे से किसी की मजबूत बाहों ने उसे नीचे गिरने से पहले संभाल लिया और उसे लेकर पीछे की तरफ पत्थर पर गिर पड़ा। क्यों मरना चाहती है लड़की? क्या बात है? क्या हो गया? अपने सिर पर लगी चोट को हाथ से दबाते हुए रोहित ने पूछा। रोहित के सिर से खून की धारा सी बह रही थी। स्नेहा के अंदर की नर्स तुरंत जाग गई और उसने अपना स्कार्फ निकालकर तुरंत उसके घाव पर बांध दिया, पर तब तक रोहित सिर की गहरी चोट से बेहोश हो चुका था। स्नेहा अब खुद का मरना भूल गई और तेज़ी से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। आसपास के क्षेत्र के 3-4 लोग वहां आ गए और घायल रोहित को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंच गए। रोहित को सिर में गहरी चोट आई थी और वह कोमा में चला गया था। अपनी जान बचाने वाले को कोमा में देखकर स्नेहा सब कुछ भूल गई। वह लगातार दिन रात अस्पताल में ही बनी रही। रोहित की जेब में जो मोबाइल था उससे उसके घर पर फ़ोन करके खबर दे दी गई। रोहित के मम्मी पापा गढ़वाल के रहने वाले थे। उनको वहाँ से रोहित के पास मुंबई आते आते 2 दिन लग गए। जब वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने स्नेहा को दिन रात रोहित की सेवा शुश्रूषा और तीमारदारी करते हुए देखा। रोहित की दवाइयाँ और इलाज लगातार चल रहा था, पर रोहित कोमा से बाहर ही नहीं आ रहा था। इसी तरह अस्पताल में रहते हुए 4 दिन और बीत गए। स्नेहा दिन रात 24 घंटे अपने प्राण रक्षक रोहित की देखभाल में लगी रही। रोहित के मम्मी पापा को स्नेहा का एक बहुत बड़ा सहारा था। वह लगातार रोहित की देखभाल में लगी थी और उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही थी। रोहित की मम्मी पापा इस लड़की के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। रोहित की मम्मी ने रोहित की नौकरी देने वाली TCS कंपनी को सूचित कर दिया था और रोहित का कैशलेस बीमा के अंतर्गत इलाज का इंतजाम हो गया। एक दिन अचानक ही इस स्नेहा की गलती से रोहित की नाक में पानी चला गया और रोहित को तेज़ी से छींक आई। उसके बाद 2-3 छींक और आती रहीं और रोहित कोमा से बाहर आकर उठकर बैठ गया। सामान्य होने के बाद उसने स्नेहा की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने स्नेहा की आंखों में अपने लिए ढेर सारी आत्मीयता देखी। उसने स्नेहा से पूछा, अब तो बताओ तुम क्यों आत्महत्या करना चाहती थी? स्नेहा ने उसे सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि अब भला कौन उससे विवाह करेगा, और दूसरी ओर वह लोग लव जिहाद के नाम पर उससे निकाह करके ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते हैं। रोहित ने सारी बात समझ ली। फिर वह स्नेहा को अपने जीवन की ट्रेजेडी बताने लगा। स्नेहा, मैं शुरू से ही लड़कियों को भंवरे की तरह फंसाता रहता था और अब तक 20 से 25 लड़कियों के साथ मेरे शारीरिक संपर्क रह चुके हैं। मैं हर दर्जे का कामुक और घटिया इंसान था। मैं जिस आखिरी लड़की के संपर्क में आया वह थी रीता। रीता एक सामान्य से ग्रामीण लड़की थी। हमारे शारीरिक संपर्क के बाद वह गर्भवती हो गई थी। मैंने अपनी आदत के मुताबिक उससे भी किनारा कर लिया। एक दिन जब वह मुझे मिली तो उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव किया। मैंने गुस्से में उससे कह दिया, न जाने किसका बच्चा है और तुम उस पर मेरा नाम ज़बरदस्ती थोप रही हो। उस दिन मेरी तरफ कातर निगाहों से देखकर वह बिना कुछ बोले चली गई और रेल की पटरी के नीचे आकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से मेरा लड़कियों को फंसाने का जुनून खत्म हो गया और पिछले 1 साल से मैं पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ अपनी भूल सुधार के लिए फिरता रहता हूँ। तुम्हें ये सब करके क्या मिला? परेशान सी स्नेहा ने कहा। बस एक पागलपन का दौर था जो गुजर गया। अब तुम क्या प्रायश्चित करना चाहते हो? अब तो बस यही इच्छा है कि ऐसी ही किसी एक लड़की की ज़िंदगी संवार दूँ, उसने स्नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा। एक बात बताओ स्नेहा, कि यदि सब कुछ जानते हुए तुम मुझे अपना सको तो मेरे पापों का यही प्रायश्चित होगा और शायद रीता की आत्मा मुझे माफ़ कर सकेगी। बोलो, क्या तुम मुझसे विवाह कर पाओगी? स्नेहा ने कहा, अनीस मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। रोहित ने कहा, तुम अभी पुलिस स्टेशन चलो और वहाँ पर जाकर एक शिकायत दर्ज कराओ और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। स्नेहा ने अनीस के खिलाफ़ पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करा दी। अनीस बड़ा चालाक था, वह आसानी से सबूत नहीं जुटाने दे रहा था। रोहित बजरंग दल के अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्होंने ट्रैप प्लान किया।
दोपहर को 2 बजे जब अनीस अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था, तभी उसे फ़ोन आया। अनीस, हमने तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर से अगवा कर लिया है। अगर 1 घंटे के अंदर तुमने पुलिस के सामने स्नेहा से किए कुकर्म का सारा सच नहीं स्वीकार किया, तो जैसे तुमने फिल्म बनाई है वैसे ही उनकी फिल्म बनाई जाएंगी और सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। शीघ्र पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म एक बार स्वीकार कर लो और सबूत भी पुलिस को दे दो, तो शायद तुम्हारी बहन और माँ की आबरू बची रहे। उसके बाद फ़ोन काटने के पहले फ़ोन पर बहुत ज़ोरदार चीख सुनाई दी और आवाज़ भी, भाईजान मुझे बचा लो। राया सा अनीस अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए अपनी बाइक से बहुत तेज़ी से पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने फ़ोन पर हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा, हाँ साहब, यह सच है कि स्नेहा से शारीरिक संपर्क के दौरान मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। मैं आपको लगातार गुमराह करता रहा था। आप मेरी बहन की इज्जत बचा लीजिए। मैं ये वीडियो और अपना कबूलनामा अभी दस्तखत किए देता हूँ। अनीस ने वह वीडियो और अपना कबूलनामा दस्तखत करके इंस्पेक्टर साहब को जमा करा दिया। तभी 10 मिनट बाद उसके घर से मम्मी का फ़ोन आया, अनीस कहाँ हो? घर पर आकर खाना खा लो। तुम्हारी बहन और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तब जाकर अनीस को अपनी गलती समझ में आई कि उसकी बहन और मम्मी घर पर सुरक्षित थीं और उसे अपहरण की झूठी कहानी सुनाकर मूर्ख बनाया गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्नेहा और रोहित का विवाह धूमधाम से हो गया। रोहित के मम्मी पापा को भी वह इसलिए बहुत पसंद आई थी क्योंकि यह वही लड़की थी जो रोहित के इलाज के दौरान लगभग 10 से 12 दिन तक लगातार उसके पास रहकर उसकी सेवा शुश्रूषा करती रही थी और उसकी गलती से ही रोहित की नाक में पानी जाने के कारण, छींक आने के कारण रोहित होश में भी आ गया था।